हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक पे और कंपेयर करेंगे मार्केट में क्या उसका असर पड़ने वाला है। और बेसिकली इस सीरीज के थ्रू हम अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं और आपको एक आइडिया लगेगा इससे कि मार्केट में क्या क्या जरूरत होता है, कितना एक्टिव होना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए और कहाँ तक डेप्थ ऑफ नॉलेज आपको चाहिए होता है मार्केट में। बस चार्ट और फंडामेंटल ही ज़रूरी नहीं है, बहुत चीज़ें मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए आना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक वर्ड में या 3-4 लाइन में बताना इम्पॉसिबल एक तरह से। अब जैसे कि मेरा ही कोई सेटअप है, अगर हम किसी बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो हमको खुद नहीं पता रहता है कि हम किस बेसिस पे ट्रेड लेने वाले हैं। मतलब गलत पॉइंट ऑफ व्यू चला गया ये, मतलब कि बहुत सारा सिस्टम होता है एंड काफ़ी सारी टेक्निक और काफ़ी सारा नॉलेज और बैकअप के सपोर्ट होता है जिस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर हो गया, मूविंग एवरेज हो गई, RSI हो गई, काफ़ी सारी चीज़ होती है उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं किसी कंपनी में। उसका टारगेट भी डिपेंड करता है। अगर मैं मान के चलो किसी कंपनी को 50 रुपये में लिया, 100 रुपये में लेते हैं और टारगेट रहा है 140-150 का, तो मैक्सिमम चांस है कि हम उसको 150 के बाद भी होल्ड करें और उससे पहले भी निकल जाए। 50-50 का रेशियो रहता है कि उससे पहले भी निकल सकते हैं उस पर और हम बुलिश भी हो सकते हैं, उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। बहुत सारी बात होती है, तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट को बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। एक स्टॉप लॉस और टारगेट होता नहीं है, जैसे कि आप लोग हमको जानते होंगे। तो हम स्टॉप लॉस रखते नहीं है किसी स्टॉक में अपना, अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो। टारगेट भी इसी तरह मेरा कोई डिफाइन नहीं रहता है, जहाँ तक चला जाए। देखिए मैक्सिमम ग्रैब करना पड़ता है। अब हम बंधुआ मजदूरी थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर आके कि 20% 30% निकल पे टारगेट प्रॉफिट बुक हुआ और हम निकल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है और हम करते भी नहीं है। कोई कोई स्टॉक ट्रेल करते तो अच्छा खासा ऊपर ही जाता है, मैक्सिमम टाइम नीचे आता है तो कुछ दिन के लिए नीचे रहता है, देन अगेन ऊपर चला जाता है वो कुछ टाइम के बाद। अगर आपको बड़ा गेन लेना है तो फिर प्रॉफिट होल्ड करने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। कोई स्टॉक 40-50% ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक 150% ऊपर है आपका, तो उसके बाद भी आपको होल्ड करना पड़ता है। पेट में थोड़ा दर्द नहीं बर्दाश्त करिए, थोड़ा पेट में दर्द बर्दाश्त करिए, मेरा बोलने का मतलब था। और प्रॉफिट होल्ड करना भी सीखिए। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं मेरे बताए गए तरीके पे, तो आपको लॉस नहीं होता है, ना के बराबर होता है विद इन ईयर में। अगर हम ईयर के लास्ट में, अगर मान के चलिए हम लोग मार्च अप्रैल में 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को स्टार्ट करते ट्रेडिंग, तो अगले साल मैक्सिमम चांस है कि आपको लॉस नहीं होगा। बीच में ऊपर नीचे मार्केट करता रहता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बाज़ार में पिछले काफ़ी सालों का ट्रेंड देखे और अपना भी कुछ एक्सपीरियंस इस पे जोड़े, देन मार्केट कभी भी 9 महीने से ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं रहा है। रिमेंबर, 9 महीने से ज़्यादा मार्केट कभी भी 2009 या कभी कभी आप देख लीजिएगा टाइम साइकिल से खोल के कि 9 मंथ से ज़्यादा मार्केट कभी भी डाउन नहीं रहा है, कभी भी डाउन नहीं रहा। 9 मंथ के बाद मार्केट में अपसाइड होता ही है। तो अगर हम लोग डाउन में ले रहे हैं तो प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। अगर हम लोग ऊपर ले रहे हैं जब बुल रन का एंडिंग हो रहा है तो प्रॉफिट आने में थोड़ा समय लगता है। और हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि 50 कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं 50 के 50 डाउन जाएगी। 2 4 5 10 कंपनी ऊपर जाती है। अगर हम 50 में से ले रहे हैं तो 10% का भी रेशियो लेते हैं, कंपनी ऊपर जाएगी तो 5 कंपनी मेरी ऊपर जाएगी जो हमको प्रॉफिट बुक करके देगी, देन उसको हम एवरेज करेंगे अपने स्टॉक पे। तो ओवर गेन ही होता है। अगर आप हम लोग 3 साइकिल का ओरिजिन माने तो 3 साल में अगर हम लोग पैसा डबल करते हैं तो आप देख लीजिए कितना पैसा डबल होता है और CAGR निकाल लीजिए क्या आता है। 3 साल के CAGR के हिसाब से 25% आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 साल में पैसा डबल कर रहे हैं तो 25% के आसपास में CAGR लेके चलिए। कंफर्म नहीं है, एक बार आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं आज की न्यूज़ पे। जैसे कि बाइडेन को इंडिया की तरफ से इनविटेशन गया था कि 26 जनवरी को इनविटेशन था कि आना है, लेकिन बाइडेन कैंसिल कर दिए इनविटेशन को। तो मैक्रोन आया, तो बाइडेन कैंसिल क्यों किया सबसे बात। तो अभी हम लोग जानते हैं जो खालिस्तानी एलिमेंट है इंडिया सॉरी यूएसए में, पन्नो करके नाम है, पूरा नाम नहीं पता, लोग उसको पन्नो बोलते तो हमको भी पन्नो के नाम से याद है। पन्नो को न्यूट्रल करने के लिए रॉ का कोई एजेंट गया था, सुपारी उपारी दिया, लेकिन वो पकड़ा गया। उस हिसाब से उसके चलते जो बाइडेन जो है वो नहीं आ रहे। हमको लगता है कि जब रिलेशन इतना मजबूत हो ना, तो ये छोटा छोटा बात किसी एक आदमी के लिए हम इंडिया जैसे कंट्री से रिलेशन तोड़ना, ये करना
एक मतलब वो निब्बा पानी वाला काम लगता है कि हम एक व्यक्ति के लिए, सॉरी एक नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर हम किसी कंपनी से, किसी कंट्री से ट्रेड कैंसिल कर दे, मीटिंग कैंसिल कर दे, तो वो इमेच्योरिटी दिखाता है अमेरिका का। और बाइडन इसलिए भी ना, बाइडन को हम पिछले लास्ट वाले वीडियो में देखे थे, बोले थे सॉरी, कि इसलिए बाइडन का चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि यूएसए का पब्लिक जो है, यूनाइटेड स्टेट का, वो थोड़ा मैच्योर पब्लिक है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है हर जगह। एंड हम लोग अगर देखें तो फिर दिखता ज़्यादा, बट जैसे डोनाल्ड ट्रम्प था तो वो काम अच्छा कर रहा था बंदा। यूएसए का जो रिलेशनशिप था डिप्लोमेटिक, वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया, और यूएसए इंडिया के लिए थोड़ा बेनिफिशियल था वो। हम लोग बात करें तो अब जो बाइडन है ना, वो इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा है क्वाड में। हम लोग पिछले 3 मीटिंग से देखे, ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के साथ जो क्वाड का मीटिंग था वो भी बाइडन कैंसिल किया। देन हम लोग नहीं जापान में फिर वो मीटिंग हुआ अरेंज होके, हाँ जापान में हुआ जो ऑस्ट्रेलिया का मीटिंग कैंसिल था। देन अभी इंडिया में भी मीटिंग होने वाला था, उसके चलते बाइडन नहीं आ रहे, तो वो भी मीटिंग कैंसिल है। तो क्वाड को भी लोग सीरियस ले नहीं रहे। उसके हम लोग को परिणाम क्या देखना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के पास जाके कोई डील उल करके आया और वो एक क्वाड के लिए हार है। और इससे क्या होगा ना कि मैक्सिमम जो छोटे छोटे कंट्री, फिलीपींस हो गया, या आपका साउथ चाइना सी में आसियान कंट्री है, सो हाँ उसको आसियान ही बोलते शायद, आई थिंक आसियान कंट्री है, वो भी इंटरेस्ट लेंगे नहीं। ये जो ग्रुप है क्वाड, उसमें भी इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। फिर इसका नतीजा क्या होगा कि कमज़ोर होगा जो ये गठबंधन है। फिर इंडिया को खुद देखना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, खुद देखना पड़ेगा। देन फिर हम लोग बात आते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पहले भी उतना डिपेंड था नहीं चाइना पे या किसी कंट्री पे, सॉरी यूएसए पे और किसी कंट्री पे, ये चाइना को लेके, चाइना के एग्रेशन को लेके। तो इंडिया को ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, उसको खुद देखना है। इंडिया को अच्छे से पता है कि अगर ये वॉर होती है चाइना और इंडिया के बीच में, तो यूएसए कुछ नहीं करने वाला, बस भाषणबाजी करने के अलावा। और एक आता है आपका ताइवान को भी लेके कि ताइवान का भी इशू। एक बात रिमेंबर करिएगा, मार्केट में जो अगला क्लैश आएगा, मेरा प्रेडिक्शन है, मार्केट में जो अगला करेक्शन आएगा या क्रैश आएगा, जो भी बोल सकते हैं, बड़ा वाला, जैसे कोविड का आया था, 2009-8 का आया था, उस टाइप का आपको आएगा जब चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होगा, वॉर होगा, तब हमको लगता है करेक्शन आना चाहिए, जिसका टाइम होरिजन 4-5 साल हम लोग ले सकते हैं, 7-8 साल के आसपास। लेकिन जब भी हो इसी टॉपिक पे लेके होगा, आई थिंक। लेकिन उससे एक पैनिक होगा, कुछ होने वाला नहीं है, छोटा सा देश है ताइवान। अब लोग बोलते हैं उसमें सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का हब है, लेकिन अगर हम लोग अपने पैटर्न को देखें और नॉलेज को देखें और न्यूज़ देखें और कंट्री का जो मतलब यूएसए का और इसका रुख देखें, तो सारा जो उसका सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है वो सारा शिफ्ट हो रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे इंडिया भी 20 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च कर रहा था अट्रैक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर को। वेदांता और फॉस्कॉन के बीच में भी हो रहा था, जो फॉस्कॉन फिर साइड हो गया। हम रीजन बताया था आपको वेदांता में, क्योंकि जब कोई कंपनी करार करती है कि चलो हम साथ मिल के अब काम करेंगे किसी सेक्टर में, तो एक दूसरे को फंडामेंटल और सारा चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट देना पड़ता है कंपनी को, कि सामने वाला देख के चेक करने के लिए देना पड़ता है बेसिकली। तो अब जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वेदांता में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस तरीका से हम लोग उस तरीका से वो कंपनी भी फाइंड कर सकती है कि क्या इशू है, कंपनी कैसा है। तो उसके बाद डील टूट गया, फॉस्कॉन किसी और के साथ देखेगा किसके साथ हमको अब करना है, क्योंकि आना सबको, इंडिया एक अच्छा मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, यूएसए भी उस पर है, फिर आपका इंडोनेशिया, चाइना सब मिला हुआ। तो अगर युद्ध होती है तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। ताइवान खोखला हो चुका है, खोखला किया जा रहा है यूएसए, इंडिया सबके द्वारा, कि जो उसका मेन कोर है, जिसके लिए जो उसका मेन कोर है ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसके लिए जो उसका मेन इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर का, तो उसको पहले ही पुल आउट किया जा रहा है सबके थ्रू। और हम लोग देख रहे हैं जो यूएसए का छटपटाहट है ताइवान को लेकर, वो भी कुछ साल में ख़त्म हो जाएगा। जब पूरा सेमीकंडक्टर वहाँ से पुल आउट हो जाएगा तो सब कंट्री में चला जाएगा, तो फिर ताइवान का कोई इशू बचता नहीं है। अब एक छोटा सा जगह के लिए यूएसए और चाइना युद्ध करे,
लॉजिक बनता नहीं है कि छोटा सा मतलब समझिए ना, छोटा सा पीस है लैंड का। मेजर जियोपॉलिटिक्स यही है। और अभी एक और न्यूज आया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा कि जो डिफेंस बजट है हम लोग का, वो सफिशिएंट रिसर्च सेक्टर में वो सफिशिएंट नहीं है इंडिया को सुपर पावर बनाने का। ये सुपर पावर बनाने का अब ये सबको पता था। देखिए अब सबको पता था क्योंकि 81 to 82 के आसपास में डिफेंस बजट है इंडिया का। एंड इस बजट में से मैक्सिमम जो हिस्सा है, पार्ट है, वो जाता है अरे उसको क्या बोलते हैं, सरकारी जॉब पे पेंशन। हाँ, पेंशन पे जाता है। काफ़ी सारे पेंशन पे, स्कीम पे हर जगह जाता है। तो बहुत कम परसेंटेज बचता है। आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कितना परसेंट बचता है, लेकिन ठीक ठाक परसेंटेज चला जाता है पेंशन फंड में। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया को एटलीस्ट 150 बिलियन US डॉलर के आसपास में इंडिया को अपना बजट रखना होगा। यहाँ से एटलीस्ट उनको डबल करना होगा अगर करना है। और गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आई थी अग्निपथ, जो 5 साल ट्रेन करी और हम कुछ बंदा को अपने अंदर रिक्रूट करेंगे, बाकी सबको 20 लाख रुपीज़ के आसपास में, आई थिंक इतना ही देख के कहीं और दूसरे सेक्टर में हम भेज देंगे उसको जॉब करने के लिए। एक अच्छा डिसीजन था, जिससे क्या होगा कि भविष्य में पेंशन खत्म होगा, पेंशन कम देना पड़ेगा और ये जो पैसा है वो कहीं और डिफेंस में ही कहीं और लगेगा। और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा भी फंड देना चाहिए प्राइवेट को या सरकारी को, दोनों को, कि आप और डेवलप करिए। बहुत सारा कंपनी मार्केट में भी है जो रिसर्च करना चाहती है, पार्टनरशिप करेगी बाहर के देश के साथ और देन फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगी रिसर्च वाला। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हीरो मोटर का और हार्ले डेविडसन का जो आया था। हार्ले डेविडसन जब इंडिया में आया तो उसका बिका नहीं, बाइक काफ़ी एक्सपेंसिव था, देन मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता था। देन हम लोग देखें तो हीरो के साथ वो आया पार्टनरशिप करके, तो उसका बाइक ठीक ठाक बिक रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, हीरो मोटर का भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो उस तरीक़ा से इंडिया जो है ना, वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वो ब्रांड भी खोजता है, प्राइस भी देखता है। तो जो विदेशी कंपनी है वो जो इस बात को समझती है, और जो इंडियन कंपनी जो इस बात को समझती है, वो दोनों एग्रीमेंट कर लेती है और साथ में प्रोडक्शन करती है, जिससे प्राइस भी सही रहे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। देन हम 82 बिलियन हो चुका है। चाइना का जो है 292 है और USA का 892 के आसपास में है कि 822 बिलियन डॉलर के आसपास में बजट है। तो उस हिसाब से हम लोग को एटलीस्ट 150 तक लेके जाना चाहिए, 150 तक तो लेके जाना चाहिए। अगर आपके जो दो पड़ोसी है वो खतरनाक है तो खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर है। हम लोग आते हैं और डेप पे एक और न्यूज़ आया है IMF की तरफ से। इंडिया को बोला गया हुआ कि आपका जो GDP रेशियो है वो 100% होने वाला है आने वाले कुछ साल में। देन 29 तक में आपका गिरेगा भी। तो लेकिन IMF के द्वारा बोला गया है कि आप कम करके रखिए। देखिए IMF के द्वारा सही बोला गया हुआ है, क्योंकि मेरे जहाँ से ना कि 84% अभी है आपका 81 to 84% के आसपास में डेप टू GDP रेशियो है, उसको 100 पे ले जाएंगे, मतलब 15% और जाएगा। और फिर हम जो देखें अगर जापान का USA का, तो जापान का 116% पे, USA का 116% पे, जापान का 250% के आसपास में चल रहा है, 200% के आसपास में। उस हिसाब से इंडिया का तो कम है, बट जो USA और जापान वो डेवलप्ड कंट्री है, उनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कहीं भी खर्च करने की जरूरत है नहीं, ऐसा जी वो उनका सारा हो चुका है। अब उनको बस ठीक है उधार लेके रखे वो चला जाएगा। लेकिन इंडिया को क्या है ना कि अभी डेवलपमेंट करना है बहुत सारा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में कुछ नहीं है, छोटा मोटा हाईवे 2-4 बना है और एयरपोर्ट भी कुछ है नहीं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। तो देखिए लोन तो बढ़ने वाली है, अभी तो लोन बढ़ेगी, लेकिन इंडिया को देखना पड़ेगा कि हम कब कैसे करें। देखिए कम कैसे होगा ना, डिसइन्वेस्टमेंट से होगा। सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तब जाके डेप टू GDP रेशियो कम होगा। जैसे कि LIC हुआ, बहुत सारी कंपनी है गवर्नमेंट के पास अभी जिसमें बहुत सारा स्टेक रखे हुए कुछ पॉलिसी निकाले और डिसइन्वेस्टमेंट करे, जिससे डेप टू इक्विटी रेशियो नॉर्मल होगा। देन अब देखिए इसका क्या होगा ना प्रोग्राम, इससे क्या होगा,
हम लेके बोरो कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर से हमको प्रॉफिट होगी, कंपनी को टैक्स मिलेगी, तो सरकार चाह रही है कि हम लोन को रिपेमेंट कर देंगे बाद में इसके प्रॉफिट से। ये भी है, लेकिन सरकार ऐसे भी कर सकती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करिए, सब ज़्यादा आसान है। बट सारा पार्टी अभी एक है नहीं जिससे डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है इस गवर्नमेंट के लिए, जो फ्यूचर में आने वाली है वो भी। तो मेरे हिसाब से ना जितना अपना पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग को एक साथ होकर डिसइन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है या सरकार ये जो बीजेपी कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो भी देखना चाहिए हम लोग को, और जितना फ्री भी है जो पार्टी लोग देती है उसको भी कम करना चाहिए। फ्री भी एक तरह से लोन ही होता है, गवर्नमेंट लोन लेके आपको फ्री में पैसा बांट रही है, आपको तो फ्री में मिल रहा है, बट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं देना होगा, वो कहाँ से देगी इतना पैसा। वही जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन है उसके ऊपर फिर टैक्स बढ़ेगा, बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स बढ़ेगा, तो एक टैक्स बर्डन हो जाता है। फ्री भी हम लोग को कम लेना चाहिए। और इंडिया में अभी एक और न्यूज़ आया था कि जो रेमिडेंस है वो 120 बिलियन है इंडिया का, जो किसी भी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। चाइना का 50 है एंड ब्राज़ील सेकेंड नंबर पे आता है, इसका 67 है। तो पीपल को और भी, इंडियन पीपल को और भी बाहर जाके रेमिडेंस भेजना चाहिए, जिससे फ्री बीज का जो कल्चर है वो ख़त्म होगा और देश का जो डेप्थ है वो कंट्रोल में आएगा। अब इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहता है ना, फ्री में मिल रहा है, सरकार को भी पता है, पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है कि फ्री में दे देंगे ये चीज़ हो जाएगा, हमको 5 साल का मेरा छुट्टी हो जाएगा। लेकिन आने वाला हम लोग का जो जनरेशन है उसको मुश्किल होगा ये डिसीजन से। आप ही देखिए ना, गवर्नमेंट जब पैसा लेती है तो वो रुपये में नहीं लेती, वो यूएस डॉलर में लेती है। और यूएस डॉलर आपका 3-4% हमेशा इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है रुपए के हिसाब से, रुपए के मुकाबले। तो अगर हम लोग एक तो 3-4% इंक्रीजमेंट होता है, तो सरकार जिस हिसाब से लोन ले रही है जिस इंटरेस्ट रेट पे, प्लस 4% हमको डॉलर जो इंक्रीज होता है उस हिसाब से भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान के चलिए अगर सरकार 5% पे ले रही है और डॉलर इंक्रीजमेंट रेट इस साल का रहा 4%, तो सरकार को 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी का बोलबाला है, रुपया को कोई नहीं पूछता है। अभी एक साल पहले 6 महीना पहले बहुत न्यूज़ था कि रूबल में ट्रेड होने वाला है, ये वो सब फीका का फीका रह गया। यूएस डॉलर का डिमांड है बाजार में। जब तक ब्रिक्स अपना करेंसी नहीं लेके आएगा और भी एक दो जो मतलब ग्रुप है वो करेंसी नहीं लेके आएगा और डीडॉलराइजेशन नहीं होगा, तब तक यूएस डॉलर मजबूत रहेगा। बेसिकली यही है। सबसे पहले तो हम मेरे अंदाज से ना ब्रिक्स करेंसी को लेके आना बहुत ज़रूरी है, वो आएगा तब जाके यूएस डॉलर का थोड़ा डिमांड कम होगा। क्योंकि ब्रिक्स में 5 कंट्री आता है, आपको पता है। ब्रिक्स में आपका हो जाता है ब्राज़ील, हो जाता है इंडिया, हो जाता है, देन आई थिंक रशिया है, चाइना है एंड इंडिया है। 5 कंट्री है, ये पाँचों कंट्री है करेंसी। और जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना, ये 3 मेजर कंट्री है जो जिसके पास पॉपुलेशन भी है और काफ़ी अच्छा खासा लैंड भी है। आप समझिए ना, हाँ अच्छा खासा लैंड भी है, देन मोर देन 50% पॉपुलेशन आपका ग्रैब हो जाता है। इंडिया, रशिया, चाइना और इंडिया को मिला के ही मोर देन 50% और रशिया को मिला के काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज वाइज हम लोग का पॉपुलेशन हो जाता था। जब एक मोटा परसेंटेज, एक बिग परसेंटेज जब एक करेंसी को यूज करेगी तो मजबूरी में सब कंट्री को आके एक करेंसी यूज करना ही पड़ेगा, विकल्प लेना ही पड़ेगा। एक करेंसी नहीं, ब्रिक्स का भी करेंसी चल सकता है। अब उस पर बात है कि किस कंट्री का कितना स्टेक होगा, अब वो तो डिस्कस, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो फाइनेंस के सेक्टर के जो है वो ही बताएंगे। अब देखिए किस रेट पे आता है, किसका कितना स्टेक होता है। लेकिन एक करेंसी होना जरूरी है, बिकॉज अब देखिए ना, अमेरिका को किसी को रोकना होता है कोई काम से तो सैंक्शन लगा देते हैं उस पर कि ये काम आप नहीं कर सकता। ये कंट्री ईरान पे जैसे लगा हुआ है, लगा देता है। तो उसमें होता क्या कि आप उसमें सबसे प्राथमिकता में रहता है कि आप यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उनका जो मेथड है वो, उनका जो करेंसी यूज नहीं कर सकते, तो फिर इशू होने लगता है ना। एक तरह से जो यूएस डॉलर पेपर है
US डॉलर है वो पेपर बन जाता है उसके लिए, और हम लोग और वो कंट्री कुछ नहीं कर सकता, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बहुत चीज़ें। अब फ्री बीज तो हम तो पहले ही आपको बोले कि फ्री बीज लेना सही नहीं है, लोग को खुद मेहनत करना चाहिए जितना कमाना है। अब लोग हैं ना, पीपल सबको सरकारी नौकरी चाहिए। लड़का को सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि लड़की नहीं मिलेगी, लड़की को इसलिए चाहिए कि फ्यूचर उसके साथ मेरा सेट होगा। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट को सरकारी नौकरी का जो कल्चर है उसको ख़त्म करना होगा। इससे बहुत लड़का लोग का या स्टूडेंट सबका बहुत करियर खराब होता है। ये जो टाइम सरकारी नौकरी को पाने में हम लोग लग रहे हैं, कहीं और लगता है बिजनेस करने में लगते या प्राइवेट सेक्टर में भी रहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है उस ग्रोथ में, इंडियन इकोनॉमी को भी और उस आदमी को भी। हम 4-5 साल कहीं और दे देंगे, कोई दूसरे बिजनेस में दे देंगे तो हम सब गवर्नमेंट सैलरी से ज़्यादा इनकम मेरा होगा। लाइव एग्जाम्पल हम खुद है। देन हम लोग बात करें कि देखिए अब इंडिया जो है ना 9-10 साल से आप ट्रेंड देखिएगा तो हर साल आपका 14 से 15% डेप्ट में इंक्रीजमेंट कर रहा है CAGR के हिसाब से। अब हम डेप्ट के हिसाब से CAGR के हिसाब से वो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो 6% है, और देन इन्फ्लेशन 5% के आसपास में। तो इंडिया जो है ना वो हर साल 3 से 4% के आसपास में अपना डेप्ट इंक्रीज कर रहा है। मान के हम इस तरह से समझाते हैं आपको कि एक कंपनी है, वो सेल करती है 11% का। 11% कैसे करती है? 6% उसका है GDP ग्रोथ एंड 5% इन्फ्लेशन है, टोटल 11%। और कंपनी कर्ज कितना ले रही है? 15% का। तो कंपनी नेट टू नेट इनकम कर रही है, सॉरी कंपनी लॉस कितना कर रही है? 15 का। तो नेट टू नेट जो उसका लॉस होगा वो आपका हो जाएगा, या नेट टू नेट जो भी बोले, नेट टू नेट 2 से 3% के आसपास में उसका एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। डेब्ट बोल सकते हैं कंपनी के रूप में। अगर हम एक बार और समझिए आप, एक कंपनी है, उसका टोटल रेवेन्यू है 12 करोड़ का, सॉरी 6 प्लस 5 11 का, और टोटल एक्सपेंस आ जा रहा है 15 का। तो 2-3% वो हर ईयरली लॉस करेगी। तो इस टाइप की कंपनी में हम लोग भी पैसा नहीं लगाएंगे अगर मार्केट्स में है तो इसको कम करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। 2-3% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा LIC। और अभी भी गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारा स्टेक है बैंक में, IRCTC में तो कम हुआ है। बहुत सारी कंपनी, हम लोग को नाम भी नहीं पता होगा, इतनी सारी कंपनी है गवर्नमेंट के पास। सबको डी से इन्वेस्टमेंट करके सरकार के पास पैसा आएगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए, तो कंपनी को ग्रो करना चाहिए। तब जब तक इंडिया का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है इंडिया का। अब बोल सकते हैं हम लोग 4 ट्रिलियन के आसपास इंडिया का GDP है, बट अगर हम लोग आए पर कैपिटा इनकम पे तो दिखता नहीं है, 2200-2500 के आसपास US डॉलर के आसपास में है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का। हम लोग को एटलीस्ट हम लोग को ना $10,000 के आसपास में पहुंचना पड़ेगा, और इंडिया पहुंचेगा $10,000 के आसपास में। पर कैपिटा इनकम इंडिया का इंक्रीज होगा, जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ कर रही है और लोग है, इंक्रीज होगा आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में हो जाना चाहिए। 2047 का जो PM मोदी है वो लिए है कि इंडिया को डेवलप करना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें 2023 में तो 22 साल है, अभी 24 साल। तो आई थिंक आने वाले 10 ईयर में पर कैपिटा इनकम तो 10,000 होना चाहिए। अब बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, 5 टाइम्स इनकम होना, 5 टाइम्स इनकम होना 10,000 के आसपास हम बोल रहे हैं। देन अगर 4 टाइम्स, सॉरी 2500 तो 10,000 के लिए 4 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर डबल भी हो जाता है आने वाले 10 साल में तो हम लोग मान सकते, फिर आने वाले 10 साल में डबल हो जाएगा तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। अगर 4,000 है तो फिर 8,000 हो जाएगा। इस तरीके से 5 साल में, तो 10 साल में हम लोग मान सकते 8,000 के आसपास में हो जाएगा। 5 साल में अगर डबल हो जाता है तो फिर आने वाले 5 साल में फिर वो डबल हो जाएगा। तो अगर अभी का 2 है, तो अभी 1 है तो वो 2 हो जाएगा, फिर आने वाले जो 5 साल में उसमें फिर 2 डबल हो जाएगा आपका वो 2 से 4, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। अभी 2,000 है, अभी तो मान के चले राउंड फिगर मिलते हैं 2,000 है, तो आने वाले 5 साल में वो 4 हो जाएगा, फिर उसको आने वाले 5 साल में वो 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आने वाले 8,000 और 0.5 इधर ले लेते हैं हम लोग, $500, तो वो 10,000 होगा। तो आने वाले 10 साल में हमको लगता है 10,000 हो जाना चाहिए। सब देखिए प्रेडिक्शन है क्या होता है। थैंक्स, आज के इतना ही होगा। बहुत डिस्कशन कर ली है, और हमको पता है आपको स्टॉक का डिस्कशन किए नहीं है, और जो
आने वाला वीक में मार्केट क्या करने वाला है वो भी। तो देखिए, जब तक अब हम लोग को क्या करना है ना इस मार्केट में, हम लोग को करना क्या है कि जब तक ऐसा जो निफ्टी का हाई है वो सेव है, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो एक बार वो ब्रेक करके सस्टेन कर दिया ना, देन हम लोग मान सकते हैं कि बुल अगेन मार्केट में है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी बियर है, मार्केट एक रेंज भी बना सकता है। बहुत बार हुआ है मार्केट रेंज बना के हल्का हल्का रेंज को एक्सपेंड करते करते 50 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट रेंज में ही रही है। अगर मान के चलिए 21,500 का, तो 21,600 का रेंज मान ले ऊपर ले लेंगे, और नीचे का सपोर्ट एरिया का 150 पॉइंट नीचे लेके मार्केट उस रेंज में ही रहती है। 100 पॉइंट ऊपर नीचे क्यों बोल रहे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है फिर लोगों को कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ट्रेड ले लो उस हिसाब से। ऐसा देखिए, सेव करना चाहिए मार्केट। अगर इस बार हाई तोड़ती है देन हम लोग फिर अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, बोलना बहुत मुश्किल है मार्केट में क्या होता है। चार्ट कुछ है नहीं, बस हम इसी तरह टॉप कर रहे हैं। और इस जब तक अभी का तो वही है कि एसएल हाई और निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है एसएल, उसके ऊपर क्लोज करेगी तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। थैंक्स।